तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नया मांगा। तो शुरू करते हैं मांगा से। मांगा की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिएटर ऑफ पेस ऑफ 9 क्रिएशन। अभी हम देखते हैं एक बड़े से छड़ी के ऊपर एक आदमी बंधा पड़ा हुआ है और उस छड़ी को देख के ऐसा लगता है वो मंकी किंग का छड़ी है। अभी हमें बताया जाता है उसका नाम है एम्परर यासन ऑफ 9 क्रिएशन। अभी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें ओपन होता है, तभी उठ के बैठ के अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है 10,000 ईयर्स बीत चुका है। फिर अपने मुट्ठी को बंद करते हुए गुस्से में बोलता है नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। 10,000 ईयर्स पहले मेरे एम्परर की पोजीशन को लेने के लिए मेरे ही सोल्जर ने मुझे बिट्रे कर दिया और मेरे सोल को ब्रोकन करके इस पिलर के ऊपर कैद कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यही है वो लोग अभी नहीं जानते मैं अभी तक जिंदा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। फिर आगे गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए बोलता है थैंक यू फॉर देन माई सोल इज रिकवर। मेरा सोल तो ठीक हो चुका है लेकिन मेरा पावर अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। एक बार सिर्फ मैं अपनी पावर को रिकवर कर लूं फिर मैं दिखा दूं मैं क्या चीज हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको चुन चुन के मारूंगा मैं, क्योंकि अपुनिच है भगवान, हम है 9 क्रिएशन। फिर उस जगह से उठते हुए बोलता है मुझे ये सब करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है पेस ऑफ 9 क्रिएटर डिसाइपर, पेस ऑफ 9 क्रिएशन मेरे सामने से हट जाओ, इतना ही कहना था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सीधा उस पेस से बाहर आ चुका है। मुझे लगता है वो अलग ही डायमेंशन में कैद होगा। फिर बाहर निकलने के बाद बोलता है मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ, 10,000 ईयर्स बीत चुका है। फिर बाहर निकल के इस दुनिया को देखते हुए बोलता है चलो पहले कॉन्टिनेंट ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपनी पावर को रिकवर कर सके। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक सेट को जिसका नाम है 1000 शॉट सेट। फिर हम देखते हैं सेट के अंदर जहाँ पर पूरा मैसिकर हो रखा है, कोई मरा पड़ा हुआ है, किसी की हाथ काटा हुआ है, किसी की सीने के अंदर तलवार घुसा है और कोई बोलता है मास्टर मुझे बचाइए प्लीज। तभी उस लाशों के ऊपर से एक आदमी आते हुए बोलता है हाँ ये तो एक ट्रैप था बस और तुम इस ट्रैप में फंस गए। जो सुन के सामने वाला एक आदमी बोलता है हम लोग तुम लोगों को कभी भी ऑफेंड नहीं किया है, फिर भी हमारे सेट को तुम बर्बाद करना चाहते हो। और ये बात कहने वाला और कोई नहीं इस सेट का सेट मास्टर है और बाजू में जो लाल बालों वाला लड़का है ये उसका बेटा है। फिर सेट मास्टर आगे चिल्लाते हुए बोलता है पर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया सर ब्लड ब्लेड। फिर आगे हम देखते हैं एक बुढ़ा और उसका ही नाम है सर ब्लड ब्लेड। क्या नाम है बेंचोद। जो सुन के ब्लड ब्लेड आगे बोलता है सेट मास्टर लिंगलियन मैंने तो आपको पहले ही कहा था हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए, हमारे अंडर में आ जाइए, लेकिन आप ठहरे जिद्दी आदमी, आप तो हमारे साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। फिर वो ब्लड ब्लेड आगे इविल स्माइल देके बोलता है हमारा सपना है कि 10 बड़े सेटों को एक साथ मिलाकर एक ही सेट बनाए और जो भी हमारे सामने रुकावट होने की कोशिश करेगा उसे हम तुम्हारी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी हम देखते हैं ब्लड ब्लेड की हजारों की सेना जिन लोगों की शरीर के अंदर से पर्पल कलर की इविल एनर्जी निकल रहा है। और ये सब नजारों को देख के सेट मास्टर भी गुस्से में बोलता है क्या तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हारे सामने मैं सेंडर कर दूंगा तुम्हारे सपने में। फिर अपनी तलवार को लेके अपनी शरीर से हाई अमाउंट में एनर्जी निकालते हुए बोलता है अगर मैं मर भी गया तो तुम लोगों को हेवनली थंडर की स्वाद चखाकर ही जाऊंगा। इतना बोल के ही अपनी टेक्निक हेवनली थंडर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं आसमान में थंडर इकट्ठा होने लगता है। और सामने ये सब नजारा को देख के ब्लड ब्लेड एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है काम डाउन और उसको केयरफुली देखो। उसी के साथ हम देखते हैं हेड मास्टर की हालत जो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका है। उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी नाक से पूरी गंगा जमुना बह रहा है खून का। और बाप की ऐसी हालत को देख के बेटा पीछे से रोते हुए बोलता है फादर प्लीज खुद को सेफ रखना। जो सुन के फादर बोलता है डोंट वरी बेटे मैं ये मेक श्योर करूंगा ये सामने वाला कुत्ता मर जाए। और हम देखते हैं वो टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेट मास्टर की आंखों में आंसू की जगह खून निकलने लगता है। तो इतना सब होने के बाद भी सेट मास्टर हार नहीं मानता, वो जैसे तैसे उस टेक्निक को कंट्रोल करके ब्लड ब्लेड के ऊपर ही उस अटैक को फेंक देता है। उस टेक्निक की पावर को देख के ब्लड ब्लेड की भी फटके चौसठ हो जाता है। वो मनी मन सोचता है क्या सच में यही तो हेवनली थंडर ही है, लेकिन ये मास्टर कैसे कर सकता है इसको। अभी हम देखते हैं वो अटैक ब्लड ब्लेड के ऊपर पड़ने से
पहले ही शेर मास्टर खून की उल्टी करने लगते हैं। खून की उल्टी करते हुए सीधा अपने शॉट को लेके जमीन पे पड़ता है धड़ाम। तो बेटा चिल्लाते हुए अपनी फादर को पकड़ने के आ रहा है और बोलता है फादर। इस तरफ हम देखते हैं ब्लड ब्लेड को जो पसीने में पूरा तरीके से भीग चुका है। वो भी मनी मन सोचता है हेल, मैं तो सच में डर ही गया था, मुझे तो लगा था आज मैं हेल ही चला जाऊंगा। एक शेड मास्टर को ऐसे पड़ा हुआ देख के ताना मारते हुए बोलता है शेड मास्टर तुम तो फेल हो चुके हो, अभी नेक्स्ट। फिर अपनी तलवार को जीभ से चाटते हुए बोलता है मैं तुम्हें अभी जाके मार दूंगा। नहीं सच बोलूं तो ये पिक्चर अच्छा बनाया है, डरावना सा। जो बात सुन के हम देखते इस तरह बाप बेटा दोनों ही डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। फिर शेड मास्टर आगे बोलता है बेटा लगता है हमारा सेट अभी बर्बाद होने वाला है आज। तभी हम देखते हैं आसमान से एक थंडर गिरने लगता है जिसको देख के पब्लिक चिल्लाते हुए बोलता है हेल ये क्या हो रहा है, अभी थंडर क्यों आ रहा है। बड़ा सा थंडर सीधा आने लगता है ब्लड ब्लेड के ऊपर ही। फिर क्या था, ब्लड ब्लेड के ऊपर ही पड़ता है धड़ाम करके। जोर का झटका जोर से ही लगा है उसको। हम देखते हैं उस थंडर की वजह से एक बड़ा सा गड्ढा भी हो चुका है जिसको देख के क्राउड में भी लोग बोलने लगते हैं सर क्या आप ठीक है, आप कहाँ है सर, आप जिंदा है ना। हम देखते हैं उस थंडर के अंदर से और कोई नहीं हमारा हीरो एम्परर ये निकलता है। नीचे हम देखते हैं ब्लड ब्लेड पड़ा हुआ है लाशों की तरह, लेकिन वो अभी मरा नहीं है। हमारा एम्परर अपने ही स्वैग में बोलता है ये क्रैश लैंडिंग नॉट बैड, बुरा नहीं था, मैं उसको आगे से एम्परर ही बोलूंगा। तरफ हम देखते हैं बाप बेटे तो दोनों ही शॉक हो चुका है। फिर बेटा बोलता है फादर हेवनली थंडर के साथ ही इंसान कैसे आ गया। जो सुन के बाप बोलता है बेटा हेवनली थंडर के साथ ये इंसान आया है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो हेवनली थंडर के सामने ये अभी सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर शेड मास्टर आगे हमारे एम्परर की कल्टिवेशन को चेक करते हुए शॉक होके बोलता है क्या यंग रेलम का कल्टिवेटर, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि यंग रेलम का कल्टिवेटर इतनी पावरफुल थंडर को कैसे सरवाइव कर सकता है। इस तरफ हम देखते हैं एम्परर जो अपने हाथ में एम्परर लिखा हुआ है। ये देख के मनी मन सोचता है मुझे अपनी कल्टिवेशन को रिकवर करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत है जिससे मैं बहुत जल्दी ही अपनी पावर को रिकवर कर सकूंगा। मेरा गोल है इस वर्ल्ड की टॉप कल्टिवेटर बनना, उसके बाद ही मैं रिवेंज स्टार्ट कर सकता हूँ। पीछे हम देखते हैं शेड मास्टर और उसकी सेट की जितनी सारी डिसाइपल है सब लोग एम्परर के सामने आके झुक के बोलता है सर प्लीज हमारे सेट को आपकी जरूरत है, सर ब्लड ब्लेड हमारे सेट को तबाह करना चाहता है, प्लीज हमारे हेल्प कीजिए। जो सुन के एम्परर थोड़ा सा फनी फेस बना के बोलता है होल्ड ऑन, रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम लोगों को मिस्टेक हो चुका है। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी ब्लड ब्लेड जमीन से उठते हुए बोलता है आउच, मुझे लगा नहीं था यहाँ पर एक पावरफुल आदमी आ जाएगा इन सेट को बचाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ अकेला है और मेरे पास है 100 ऑफ डिसाइपल, एडवांटेज तो मेरे पास ही ज्यादा है। फिर ब्लड ब्लेड आगे इविल की तरह हंसते हुए बोलता है मेरे डिसाइपल सब फॉर्मेशन को बनाओ रे। जो सुन के ही डिसाइपल बोलता है यस सर। फिर हम देखते हैं बहुत सारे डिसाइपल के अंदर से ब्लड कलर की एनर्जी निकल के एक जगह पर जमा होने लगता है। फिर हम देखते हैं वो एनर्जी मिलके एक बड़ा सा खोपड़ी का आकार ले लेता है जिसका नाम है गोस्ट किलर ब्लेड। इतनी पावरफुल अटैक को देख के शेड मास्टर एम्परर से बोलता है सर प्लीज इसको रोकिए नहीं तो आपके साथ हम भी टैं बोल जाएंगे। जिसको सुन के एम्परर बोलता है ये तो पहले ही कहा था 1000 शॉट सेट के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे इन सब से इन्वॉल्व मत करो। और सामने हम देखते ब्लड ब्लेड जो हंसते हुए बोलता है लो मेरा सबसे पावरफुल अटैक रेडी हो चुका है, अभी कौन है जो इसके सामने आना चाहेगा। फिर आगे पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है किल इट, उस अटैक को छोड़ दो। फिर हम देखते वो अटैक सीधा एम्परर के सामने ही आ चुका है और कितना बड़ा अटैक है, बाप रे बाप। और एम्परर इतना बड़ा अटैक को देख के भी टस से मस नहीं होता। फिर एम्परर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है नाउ तुमने अभी मुझे मजबूर कर दिया तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और फिर अगले सीन में ही हम देखते हो अटैक सीधा अपने एम्परर के ऊपर ही पड़ता है धर्म। इस तरह ब्लड ब्लेड हंसते हुए बोलता है हा एक यंग रिलेम का छोटा सा कल्टीवेटर आ गया है मेरे साथ स्काई ब्रेकिंग ब्लड ब्लेड के साथ फाइट करने, हा क्या मजाक है ये, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता 1000 शॉट सेट को डिस्ट्रॉय करने से। इस तरफ हम देखते हैं हमारे एम्परर जो धुआं से निकलते हुए बोलता है अरे ताऊ थोड़ा सा सांस ले लीजिए, यही तो आपका दिल आपकी हलक में आ जाएगा। और एम्परर को जिंदा देख के सच में ब्लड ब्लेड का दिल तो हलक में ही आ चुका है और शौक होके बोलता है क्या ये अभी तक जिंदा है, पर कैसे।
और इस तरफ हम देखते हैं एम्परर जो दोनों उंगली से उस अटैक को रोक लिया है और बोलता है क्या तुम ऐसे छोटे मोटे अटैक से मुझे मारना चाहते हो इन योर ड्रीम। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर अपनी उंगलियों में थोड़ा सा पावर लेके उस अटैक के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करता है सिर्फ, उसी वजह से वो अटैक पूरा चकनाचूर हो चुका है। और सच बोलूं तो हमारे एम्परर क्या लग रहा है एकदम माफिया मापिक। हमारे एम्परर की ऐसे एक्शन को देख के वो ब्लड ब्लेड भी हक्का बक्का रह जाता है, बिलीव भी नहीं कर पा रहा है कि उसके सामने अभी अभी हुआ क्या। शौक के मारे मन में सोचता है हाउ दिस पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है, सामने वाला आदमी मेरे अटैक को रोका ही नहीं, उसके साथ ही 2 फिंगर की हेल्प से सिर्फ मेरे अटैक को ऐसे टुकड़ों में बिखर दिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एम्परर जो सेट मास्टर से पूछता है तुम मुझे अपने सेट का यंग मास्टर क्यों बनाना चाहते हो। जो बात सुन के सेट मास्टर हमारे एम्परर को ग्रीटिंग करते हुए बोलता है अपने ब्लड ब्लेड को नहीं मारा, आप जब तक हमारे सेट में रहोगे 10 बड़े सेटों का हिम्मत नहीं होगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे सेट का यंग मास्टर बन के रहे। जो सुन के एम्परर हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने तो प्लान अच्छा बनाया है, तुम लोग मुझे यूज करके अपनी एनिमियों का सफाया करना चाहते हो ना। जो बात सुन के ही सेट मास्टर की तो पूरी फट जाती है, मनी मन सोचता है डैमेड, इसको मेरे इरादे के बारे में पता चल गया, पर कोई बात नहीं मैं प्लान बी को यूज करूंगा। फिर आगे सेट मास्टर नौटंकी करते हुए बोलता है हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना, आप कितने पावरफुल और ग्रेट कल्टीवेटर है और हम ठहरे एक छोटा सा सेट, और ये बात हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग आपको यूज करें। फिर आगे बाप बेटा दोनों ही हमारे एम्परर को मक्खन मारते हुए बोलता है हमारा सेट 10 बड़े सेटों में से एक है, हमारे पास स्पिरिचुअल हब, स्पिरिचुअल स्टोन और स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के है। फिर बेटा आगे मक्खन मारते हुए बोलता है हाँ सर हमारे सेट में सब कुछ है, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए हम आपके सामने लाके रख देंगे। फिर बाप बेटा दोनों ही मासूम सा फेस बनाकर एम्पर से बोलता है हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ हमारे सेट में रह जाइए। फिर एम्परर उन दोनों की अरमानों में पानी फेरते हुए बोलता है तुम्हारी सेट में और तुम लोगों की इन बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एम्परर आगे बोलता है ठीक है अगर तुम लोग मुझे रोकना ही चाहते हो ठीक है, फिर मुझे कल्टीवेट करने के लिए मटेरियल्स चाहिए, क्या तुम्हारा सेट मुझे दे सकता है। फिर सेट मास्टर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है हमारे पास सिर्फ एक ही हाई लेवल का कल्टीवेशन मेथड है जो कि है थंडर शॉट स्किल, बाकी सब कुछ लो क्वालिटी का, मुझे डर है आपको वो टेक्निक पसंद नहीं आएगा। अभी एम्परर मनी मन सोचता है हाँ मुझे पता ही था ये छोटा सा सेट मुझे क्या ही दे सकता है। अभी साइड में से कोई डिसाइपल बोलता है अरे मैंने तो सुना था इस सेट के अंदर लाइब्रेरी में लो मीडियम और हाई ये तीनों लेवल की कल्टीवेशन मेथड है, क्या सर को इतने सारे कल्टीवेशन मेथड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जो बात सुन के एम्परर सेट मास्टर से पूछता है अरे वो लोग क्या बात कर रहे हैं कल्टीवेशन मेथड के बारे में। जो बात सुन के सेट मास्टर बोलता है हाँ हमारे पास 60,000 लो ग्रेड, 30,000 मिड ग्रेड और 10,000 एल्डर ने छोड़ा है हाई ग्रेड का टेक्निक है, सबको छोड़ के और भी टेक्निक है जो रजिस्टर नहीं हुआ उन सबको मिलाकर 1,20,000 तो हो ही जाएगा। वो बात सुन के हमारे एम्परर कुछ तो सोचने लगता है। फिर सेट मास्टर आगे बोलता है सर आप क्या सोच रहे हैं के पावर के सामने हमारे छोटे से सेट की कल्टीवेशन मेथड तो कुछ भी नहीं है। फिर सेट मास्टर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है सर क्या आप हाई लेवल का कल्टीवेशन मेथड ढूंढ रहे हैं, क्या आप चाहे तो मैं आपके लिए बाय कर सकता हूँ। जो सुन के एम्परर बोलता है नहीं मुझे लो लेवल का ही चाहिए। तो बात सुन के सेट मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मनी मन सोचता है क्या इन्हें सिर्फ लो क्वालिटी का कल्टीवेशन मेथड चाहिए। फिर एम्परर आगे आके बोलता है आज से मैं थंडर शॉट सेट का यंग मास्टर नहीं मास्टर बन चुका हूँ। अब थंडर शॉट और कब 1000 शॉट बन जाता है मुझे भी नहीं पता चलता, क्या कर रहा है राइटर क्या पता। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदा जो उड़ते हुए आ रहा है थंडर शॉट सेट की तरफ, इसका नाम है तैनसो मैंगी। अभी हम देखते हैं थंडर शॉट सेट के अंदर जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल शॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी सेट मास्टर अपने बेटे से बोलता है देखा बेटे मैंने कैसे एम्परर को यहीं पर ही रोक लिया, और मैं एम्परर को सच में दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा, अगर वो नहीं होते तो अब तक हमारे सेट डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो सुन के बेटा भी हंसते हुए बोलते हैं हाँ फादर एम्परर यंगरेलम का कल्टीवेटर है और वो जब तक हमारे सेट में रहेंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर हमला करे। अभी हम देखते एक बड़ा सा लाइट का बीम आके सेट के ऊपर गिरता है और एक आवाज चिल्लाते हुए कहता है थंडर शॉट सेट अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम देखते हैं वही बूढ़ो जो चौर में खड़ा हुआ है।
भी नीचे से शॉर्ट सेट का मास्टर बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? हम लोगों ने तो ब्लड ब्लेड को नहीं मारा, उसको तो छोड़ दिया है। जो बात सुन के वो बंदा बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मुझे कोई रिक्वेस्ट किया है, जिसने भी ब्लड ब्लेड को मार के भगाया है उसको मारने के लिए। फिर आगे तलवार या त्रिशूल पता नहीं क्या है उसको चाटते हुए बोलता है, तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा, तुम लोग एक एक करके मरने से अच्छा है एक ही साथ में आ जाओ। इस तरह बेटा भी घबराते हुए बोलता है, फादर क्या मैं एम्परर को बुलाऊं? जो सुन के सेन मास्टर बोलता है, नहीं एम्परर अभी रेस्ट कर रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो, मैं ही इसे अकेला देख लूंगा। जो सुन के बेटा बोलता है, फादर लेकिन फादर लाइन को काटते हुए बोलता है, तुम जाओ, तुम इससे फाइट नहीं कर सकते, मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। इस तरह बुढ़ा भी अपने पावर को चार्ज करते हुए बोलता है, हाँ 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 तुम्हारी इतनी लेवल नहीं है जो मुझे रोक पाओ। इतना बोल के ही अपने त्रिशूल से बहुत पावरफुल बीन छोड़ देता है नीचे सेट के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी आता है एक ट्विस्ट, पीछे से गोल्डन कलर की लाइट के साथ एक आवाज बोलता है, कौन है जो इतना आवाज कर रहा है, मुझे शांति चाहिए। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा गोल्डन कलर का हाथ, जिसके सामने वो बुढ़ा तो एकदम चींटी लग रहा है। इतने बड़े हाथ को देख के वो बुढ़ा भी घबरा जाता है, बोलते क्या ये क्या है ये? फिर क्या था, वो हाथ सीधा बुढ़े को लेके जमीन में धड़ाम करके गिरता है। भाई साहब क्या नजारा लग रहा है यार। ये अटैक करने वाला और कोई नहीं हमारे एम्परर ही है, जो आगे बोलता है, सच में कितने एनोइंग है ये लोग। और सच बोलूं तो मुझे ये एक्शन बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बैठे बैठे अपनी हाथ घुमाकर उस बूढ़े को धूल चटा दिया। एम्परर आगे बोलता है, फाइनली अभी बहुत शांति है यहाँ पर, चलो मैं अपनी बुक को रीड करने के ऊपर ध्यान देता हूँ। और हम देखते हैं उस बूढ़े की हालत, जो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका है, आधमरा हो चुका है पूरा। अभी हम देखते हैं हेड मास्टर उसके बेटे को, जो लाइब्रेरी के सामने खड़ा हुआ है, और हेड मास्टर बोलता है, एम्परर ने और एक बार हमारे सेट को बचा लिया, मैं उनको जितनी बार भी शुक्रिया बोलूं वो कम है। फिर हम देखते हैं उसकी बेटे की हालत, जो क्या एक्सप्लेन करूं इसके थोबड़े को, ऐसा लग रहा है वो गांजे को फूका नहीं है, चबा के खाया है। बेटा बोलता है, एम्परर ने तो उस बुढ़े को मार ही डाला था जो यंग रिलेम का 3rd लेवल पर था, और इस दुनिया में पावरफुल लोगों की रिस्पेक्ट तो हर इंसान करता है। अभी हम देखते हैं एम्परर को, जो अपने ही स्वैग में बाहर निकल रहा है उस लाइब्रेरी से। फिर बाहर निकलने के बाद हेड मास्टर बोलता है, एम्परर क्या आपका बुक रीडिंग हो गया? तो बात सुन के एम्परर कैजुअली बोलता है, 2 दिन लगा, फाइनली मैं सब बुक को रीड कर चुका हूँ। जो बात सुन के बाप बेटा तो पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ जो एम्परर ने क्या कहा। फिर हेड मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा आपने? 100,000 कल्टीवेशन मेथड आप सिर्फ 2 दिन में ही पूरी की पूरी रीड कर चुके हैं। फिर एम्परर आगे बोलता है, लेकिन ये सब बुक को पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, मेरा पावर सिर्फ 0.01% ही बढ़ा है, और मैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही एक टेक्निक को लर्न कर सकता हूँ। जो सुन के बाप भी शौक होकर बोलता है, क्या 1 सेकंड के अंदर सिर्फ एक टेक्निक को आप लर्न कर सकते हैं? बाप रे बाप। फिर एम्परर थोड़ा सा सीरियस होके बोलता है, मैं ज्यादा लंबे टाइम तक यंग रेलम की पीक पर नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर एम्परर आगे बोलता है, ऑलराइट, तुम लोगों का शुक्रिया जो 2 दिन के लिए तुम्हारे लाइब्रेरी को मुझे यूज करने दिया, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के बेटा चिल्लाते हुए बोलता है, क्या सर आप यहाँ से जा रहे हो? फिर एम्परर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, मैं सिर्फ यहाँ पर कल्टीवेशन मैनुअल को रीड करने के लिए ही रुका हुआ था, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जो सुन के हेड मास्टर घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं सर, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, इनके गुस्से के सामने तो मुझे खड़ा होने में भी डर लग रहा है, मेरे लिए ही अच्छा होगा मैं इनसे ज्यादा बहस ना करूँ। हेड मास्टर आगे आके बोलता है, मुझे पता है आप और भी कल्टीवेशन मिनरल को पाना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपको एक पैलेस के बारे में बताना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जो सुन के एम्परर बोलता है, कौन सा पैलेस है वो? हेड मास्टर बोलता है, 10 बड़े सेटों में से एक बड़े सेट के बिहाफ पर मैं आपको वहाँ पर रेकमेंड कर सकता हूँ, और उस पैलेस का नाम है वांडू एकेडमी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनुआ सेट भी। एक आदमी बोलता है, बताओ क्या खबर लेके आए हो मेरे लिए? जो सुन के सामने वाला एक लड़का बोलता है, आदर थंडर शॉर्ट सेट के ऊपर एक नया लड़का आया है, उसका नाम है एम्परर। ये एम्परर नाम का लड़का उस हेड मास्टर की पूरी हालत खराब कर चुका है, इसीलिए वो ब्लेड सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय के कगार पे आ चुका है। तो सुन के ही बाप चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे अभी एल्डर के साथ बात करके उनकी हेल्प लेना
पड़ेगा। फिर वो लड़का आगे बोलता है फादर, लेकिन वो लड़का तो थंडर शॉर्ट सेट के ऊपर है ही नहीं, वो अभी वांडो एकेडमी पर एडमिशन लेने के लिए गया है। जो सुन के उसका बाप बोलता है क्या? बाप आगे बोलता है वो लड़का वांडो एकेडमी पर जाना चाहता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है। फिर वो लड़का आगे बोलता है हाँ फादर, वांडो एकेडमी इतनी भी सिंपल नहीं है, वहाँ पर इतने इजी नहीं होगा किसी को एम्बुश करना। जो बात सुन के बाप भी एक इविल से स्माइल दे के बोलता है तुम चिंता मत करो, उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है आपका मतलब है मार्शल ब्रदर, जो कि उस एकेडमी में 3 सालों से पढ़ रहा है। हीरो बाप आगे एक इविल से स्माइल देके बोलता है अपनी मार्शल ब्रदर को मैसेज भेज दो, अभी राइट टाइम आ चुका है उसको प्रूव करने के लिए कि वो कितना पावरफुल हो चुका है। मैं भी देखता हूँ ये एम्पर नाम का लड़का कब तक मेरे हाथों से बचता है। मेरे प्लान की पूरी धज्जियां उड़ा दी है उसने। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांडो एकेडमी, जहाँ पर एक पहाड़ है, बहुत सारे बादल है। क्या सुंदर नजारा लग रहा है यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांडो एकेडमी, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, और एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है वांडो एकेडमी। और हमारा एम्परर उस पत्थर में नाम को पढ़ के मनी मन सोचता है वांडो, वाह इसका मतलब होता है टीचिंग। जिसने भी ये नाम दिया है सच में समझदार होगा वो। आई होप यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सारे कल्टीवेशन मैनुअल मिल जाए। एम्परर अकेला ही नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं उस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। फिर हम देखते हैं उन सबके सामने एक बिजली आके गिरता है धड़ाम करके। तभी उस धुएं में से कोई निकलते हुए बोलता है मेरा नाम है लिन कॉन्ग। फिर उस धुएं में से निकलता है एक लड़का जो बोलता है तुम लोग मुझे लिन करके बुला सकते हो, मैं तुम सबको लीड करूंगा इस एकेडमी के अंदर, तुम सबको कैसे टेस्ट देना है। जो बात सुन के बहुत सारे लोग ग्रीटिंग करते हुए बोलता है ग्रीटिंग मिस्टर लिन। फिर हम देखते एक ब्यूटीफुल सा लड़की, आखिरकार हमारी इस मांगा में एक ब्यूटी का एंट्री हो ही चुका है, और उस लड़की का नाम है यान चाओ। उसको मैं यान ही करके बुलाऊंगा। हर मांगवा की तरह इस मांगवा में भी ठड़की, छिचोरे और हब्सी लड़कों की तो कमी नहीं होगी। कोई बोलता है वाह ही सो ब्यूटीफुल, और कोई बोलता है ये तो मेरे टाइप का है, साले आईने में शकल देख पहले तेरी। इस तरह हमारे एम्परर भी थोड़ा सा ठड़की पाना दिखाता हुए बोलता है नॉट बैड। फिर यान को देख के लिन बोलता है अरे यान तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ ना। जो सुन के यान बोलती है अरे मुझे माइंड मत कीजिए, टीचर के कहने पर मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। लिन आगे थोड़ा सा रूड होके बोलता है तुम अपनी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा है फाइटिंग का और तुम्हारा है रिफाइंड का, और फाइटिंग के सामने रिफाइंड तो यूजलेस है। पीछे से ये सब बातों को सुनने के बाद भी यान कुछ भी नहीं कहती। लिन सबको चिल्लाते हुए बोलता है फॉलो मी ऑल फॉर यू। स्टार्ट एकेडमी के अंदर एंटर करने के बाद ही तुम सब लोग हमारे फास्ट डीन को जाके ग्रीट करोगे। और इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है रिफाइंड क्लास, फाइटिंग क्लास, आई नीड टू सीक्रेट क्लास लेटर। फिर हम देखते हैं बड़े से मूर्ति जिसके हाथ में है एक किताब। देख के ऐसा लगता है वो एक समय में बहुत बड़े स्कॉलर थे। फिर लिन आगे उस स्टैचू को दिखाते हुए सबको बोलता है ये है हमारे वांडो एकेडमी का फाउंडर, और इनका नाम है ली क्विनफेन, और यही है हमारा पहला डीन। जो बात सुन के इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है ओ तो तुम हो इस एकेडमी का फाउंडर, और ऐसा लगता है तुम्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारा सपना होगा यहाँ पर एक एकेडमी खोलने की। फिर लिन आगे बोलता है ये है हमारा डीन का स्टैचू, चलो तुम सब इनको रिस्पेक्ट दो। जो सुनने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग आए थे एडमिशन लेने के लिए वो सब लोग ग्रीट करते हैं ग्रीटिंग मिस्टर ली। फिर आगे हम देखते हैं वो ग्रीटिंग करने के बाद ही उस स्टैचू के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगता है। उस स्टैचू से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल के 2 लोगों को घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लोग जो सीधा जमीन पे आके गिरता है धड़ाम करके, और हम देखते हो दोनों लोग कोई रियल का इंसान नहीं है, एक है फॉक्स और एक है वुल्फ। ये सब नजारों को देख के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भी घबराते हुए बोलते क्या ये लोग डीमन थे, किसको पता था ये डीमन है। इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है राइटनेस क्यूआई, मुझे लगा नहीं था इस स्टैचू के अंदर राइटनेस क्यूआई होगा। इस तरफ लिन हंसते हुए बोलता है देखा मैंने इसीलिए बोला था हमारे डीन के सामने ग्रीट करने के लिए, और मुझे पता है जब तक हमारे डीन का स्टैचू यहाँ पर मौजूद है कोई भी डीमन हमारे एकेडमी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। फिर लिन आगे बोलता है गार्ड यहाँ पर आओ,
और ये 2 लो लेवल की डीमन को यहाँ से लेके जाओ। तो बात सुनने के बाद हम देखते हैं 2 गार्ड आके बोलता है यस सर। फिर हम देखते हैं वो गार्ड वो दोनों डीमन को घसीटते हुए वहाँ से लेके जा रहा है। अभी लिन का नजर पड़ता है हमारे एम्परर के ऊपर, जिसको देख के वो आगे बोलता है तुमने अभी तक हमारे एम्परर की स्टैचू को गिर नहीं किया है ना। जो सुन के एम्परर बोलता है मुझे भी करना पड़ेगा। जो सुन के लिन भड़कते हुए बोलते है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें भी गिफ्ट करना पड़ेगा। उन दोनों की तरह तुम भी डीमन निकल गए तो जल्दी से आओ और इस स्टैचू को ग्रीट करो। जो सुन के लिन बोलता है ओ ओके ठीक है मैं ग्रीट करता हूँ। और मनी मन सोचता है आई हैव ए नो पॉइंट बट आई टू ग्रीट हिम। ग्रीटिंग करने के साथ ही साथ हम देखते हैं आसमान में बिजली कड़कने लगता है। फिर क्या था, हम देखते हैं बड़ा सा बिजली का खंभा सीधा उस स्टैचू के ऊपर ही पड़ता है धड़ाम करके, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं वो स्टैचू पूरा आधा ही टूट जाता है। भाई सब सच में हमारे एम्परर का क्या पावर है। वो ग्रीट करने के साथ ही वो स्टैचू पूरे 2 हिस्सों में टूट गया। और वो स्टैचू 2 हिस्सों में टूट गया है देखने के बाद लिन और यान की शक्ल तो देखने की लायक है। सच बोलूं तो पूरी हालत खराब हो चुकी है इन दोनों की। ज्यादा तो लिन की खराब हो चुकी है, उसकी आंखें बाहर आ चुका है। वो बोलता है क्या। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वही टाइमलाइन लेकिन अलग जगह पर। यहाँ पर हम देखते हैं रियल ली क्विंग फैंग को, जो कि एक बड़ा सा असुरा ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा है। और सच बोलूं तो ड्रैगन बहुत घायल हो चुका है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अभी हम देखते हैं ली क्विंग फैंग चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड कहाँ पर भाग रहा है तू। अभी वो एक बड़ा सा हमला करके ड्रैगन को सीधा जमीन में ही गाड़ देता है। अभी उसे कुछ महसूस होता है, उस पीछे मुड़ के शौक होकर बोलता है क्या। फिर आगे अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए बोलते हैं हाँ ये फीलिंग राइट, ये वही है, ये उसी का क्यूआई है। वो सच में वापस आ चुका है। मुझे लगता है ये एम्परर को जानता है और उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन को जो मनी मन गुस्साते हुए सोचता है कैसे हो सकता है, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे एक अच्छा सा रीजन ढूंढना पड़ेगा इसको मारने के लिए, क्योंकि इस पूरे एकेडमी के अंदर मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ जो जीनियस कहलाएगा। और मेरे होते हुए इस एकेडमी के अंदर मुझे कोई सरपास कर दे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए इसको मेरे सामने से हटाना ही पड़ेगा। फिर एम्परर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीन की स्टैचू को तोड़ने की। जो बात सुनने के बाद हमारे एम्परर खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बात ही मानी थी, उसको जाके ग्रीट किया सिर्फ। और मनी मन सोचता है अरे बाप रे, मैंने भी नहीं सोचा था मेरे ग्रीटिंग का रिजल्ट इतना ज्यादा ग्रेट होगा। फिर आगे लिन गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए हमारे एम्परर को चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें हमारे एकेडमी कोई मजाक लगता है, यहाँ पर आके तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे एक्शन से मुझे पता चल गया है तुम हमारे डीन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इतना बोलकर ही जंप करके हमारे एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और लिन को इस तरह अटैक करते हुए देख के एम्परर मनी मन सोचता है अरे मैं तो बस यहाँ पर कल्टीवेशन मैनुअल रीड करने के लिए आया हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पर इतना हार्ड टाइम आ जाएगा मेरे सामने। तभी हम देखते हैं लिन के शॉट के आगे और एक शॉट आगे टकराता है और कोई बोलता है होल्ड ऑन। उस शॉट क्लैश के वजह से हम देखते हैं बड़ा सा धमाका होता है धड़म, और जो आजू बाजू में लोग खड़े हुए हैं वो भी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे थे। इस तरफ हमारे एम्परर भी शॉक होके मनी मन सोचता है हाँ मेरे लिए कौन स्टैंड ले रहा है। और हम देखते हैं इस शॉट को रोकने वाला और कोई नहीं हमारे यानी है, जो आगे उस लिन को बोलती है लिन ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे टीचर ने परमिशन नहीं दिया है किसी को मारने की। तो सुनने के बाद लिन यान की तरफ तलवार करते हुए बोलता है मुझे लगता है ये लड़का डीमन की स्पाई है, इसीलिए मैं इसे पनिश कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ फाइट करो तुम। इस तरफ लिन मनी मन सोचता है यान मैं भी देखता हूँ तुम मेरे हाथों से कहाँ पर बच के जाते हो। एक दिन तो मैं तुम्हें अपनी सेक्स स्लेव बनाकर ही रहूंगा। साला कितना हरामखोर है, कितना चूतिया है साला, एक नंबर का गिरा हुआ इंसान। फिर हमारे एम्परर हीरो की तरह आगे आके बोलता है थैंक यू मार्शल सिस्टर, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना पसंद करूंगा। जिसको आगे जाते हुए देख के यान बोलता है डोंट फोर्स योरसेल्फ, तुम इतना खुद को फोर्स मत करो। और इस तरफ लिन एम्परर को अपनी तरफ आते हुए देख के बोलता है क्या तू मुझसे फाइट करेगा, क्या दिमाग हिल गया है क्या तेरा। लिन फुल पावर को रिलीज करते हुए बोलता है आजा आजा, आज मैं देखता हूँ कौन तुझे मेरे हाथों से बचाता है। अपने शॉट को लेके सीधा हमारे एम्परर
एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। तो स्वॉर्ड सीधा हमारे एम्परर की गर्दन की तरफ ही जा रहा है उसकी सर को उड़ाने के लिए। उसी वक्त हम देखते हैं यान जो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, बी केयरफुल, टेक ओवर, संभल के। सिस्टर, आप अपनी पति की भी इतनी चिंता नहीं करते, आप उससे अभी अभी मिले हो और इतना चिंता। भाई साहब, फ्यूचर हस्बैंड के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। इस तरफ हम देखते हैं हमारे एम्परर जो शॉर्ट सीधा उसकी गर्दन की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसको देख के वो बोलता है, हाँ ये तो बस एक 5 लेवल का यंग रिलम का कल्टीवेटर है, ये क्या उखाड़ लेगा मेरा। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर 2 उंगलियों से सिर्फ एक बार टैप करता है, उसी वजह से पूरी की पूरी शॉर्ट ही टूट के बिखर जाता है। अपने शॉर्ट को ऐसे बिखरते हुए देख के लिन भी शॉक होकर बोलते है, क्या ये क्या हुआ, मेरे शॉर्ट ऐसे टूट कैसे गया। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो इस लिन को एक जोर का तमाचा मारता है उसके गाल पर। भाई साहब क्या सीन लग रहा है, एकदम उड़ के जा रहा है और 200 मीटर दूर जाके पड़ता है धड़ाम। और सच बोले तो कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, पूरा धुआं 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 धुआं। हमारे एम्परर इतना पावरफुल है ये देख के, एंड पीछे से हमारे एम्परर को देख के मनी मन सोचता है, अरे बाप रे, ये सच में लिन कॉन्ग को डिफीट कर चुका है। मुझे लगा नहीं था एक ही अटैक के अंदर लिन कॉन्ग को ऐसे डिफीट कर देगा। ये बहुत पावरफुल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एम्परर जो लिन को मारने के बाद मनी मन सोचता है, मैं अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं ज्यादा अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। इस तरफ हम देखते हैं हमारा लिन बाबा जी जो जमीन से उठते हुए बोलता है, क्या मैं एक ही अटैक में कैसे हार सकता हूँ। तब भी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है वो जो हमारे डिन की स्टैचू को तोड़ दिया। इस बात को सुन के यान और हमारा एम्परर दोनों ही पीछे मुड़ के देखने लगता है। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन जो हवा में फ्लोट कर रहा है और ये है पेजेंट का डीन। डीन को इसी तरफ आते हुए देख के यान मनी मन सोचती है, सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीन को इतनी जल्दी पता चल जाएगा और डीन सुनने के साथ ही यहाँ पर चले आएंगे। इस तरफ लिन अपने गाल को पकड़ते हुए सीधा डीन के पास आके हमारे एम्पायर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, डीन यही है वो आदमी जो उस स्टैचू को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मुझे तो लगता है ये कोई डीमन का स्पाई होगा, इसीलिए मुझे इतनी घायल कर चुका है एक ही अटैक में, बहुत पावरफुल है ये। रियान डीन के सामने आके बोलती है, डीन मैं आपको समझा सकती हूँ। तो सुनने के बाद डीन उसको रोकते हुए बोलता है, रुको मैं उससे ही सवाल करूंगा। फिर डीन हमारे एम्पायर के सामने आके बोलता है कि तुमने ही डीन की स्टैचू को तोड़ा है। वो सुनने के बाद हमारे एम्पायर डीन से बोलता है, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से डीन की स्टैचू टूट गया है, लेकिन मैं कोई डीमन का स्पाई नहीं हूँ। तो सुनने के बाद डीन अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, आई डोंट केयर योर स्पाई या नॉट, लेकिन तुमने हमारे डीन की स्टैचू को तोड़ दिया है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ह्यूमिलेशन है, इसीलिए तुम्हें तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सामने की नजर को देख के हमारे एम्पायर भी हाथ में पावर को एक्टिवेट करते हुए मनी मन सोचता है, छह इस एकेडमी के अंदर एंटर करने के बाद कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सामने। इस तरफ ये सब नजर को देख के लीन मनी मन सोचता है, हा मैं तो यही चाहता हूँ, मार दो उसको। वो मारने के बाद ही मैं ही अकेला रहूंगा इस एकेडमी के अंदर जो जीनियस कहलाएगा। साला पूरा का पूरा साइकोपैथ है एक। उसी वक्त हम देखते हैं डीन की तरफ कुछ तो उड़ के आने लगता है। उस चीज को देख के डीन उसको पकड़ लेता है और असल में होता है एक टोकन। उस टोकन को देखने के बाद डीन बोलता है, ये तो डीन का मैसेज है। उस टोकन के अंदर से थोड़ा सा एनर्जी निकाल के सीधा डीन के सर के अंदर ही चला जाता है। वो एक मैसेज था जिसके अंदर लिखा हुआ था, डीमन और बीस्ट ने अटैक कर दिया है और हम लोग उसको रोक रहे हैं, बहुत जल्दी ही एक वॉर होने वाला है। और उस मैसेज के साथ ही हमारे एम्पायर का भी पिक्चर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, टेक केयर ऑफ द मैन, डोंट गेट इन एस वे। जो देखने के और सुनने के बाद तो डीन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। डीन ऐसे शॉक में खड़े हुए है। इसको देख के यान बोलती है, इनको क्या मैसेज मिला है, वो इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं मुझे। जो बात सुनने के बाद लीन बोलते हैं, हाँ मुझे तो लगता है ऊपर से ऑर्डर आया है एम्पायर को मारने के लिए। इस तरफ हमारे एम्पायर मनी मन सोचता है, इस डीन का लेवल है ओरिजिनल एक्स्ट्रा रिलम, इसके साथ फाइट करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा कितनी बड़े मुसीबत में फंस गया मैं। अभी डीन अचानक से अपनी आंखों को खोलता है, ओपन हियर आइज। और डीन को ऐसे अचानक आंखें खोलते हुए देख के तीनों लोगों की अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। पहले तो यान बहुत ज्यादा घबरा जाती है, दूसरे में हमारे
एम्पर जो सीरियस फेस बना के देख रहा है और तीसरा हमारा लीन जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं डीन जो सीधा आके हमारे एम्पर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से हमारे एम्पर भी शॉक हो चुका है। अबे साला बुड्ढा सड़िया गया है क्या। अभी डीन हमारे एम्पर के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है, यंग मैन तुम डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है। और डीन को इतने पोलाइट होके हमारे एम्पर से बात करते हुए देख के लीन की पूरी जल भुन जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ दिस पॉसिबल, ये हो क्या रहा है डीन, आप उसको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं, जल्दी से मौत की घाट उतर दीजिए उसको। जो बात सुनने के बाद हमारे यान बोलती है, अरे हमारे डीन को पता चल गया है हमारे एम्पर की असली क्वालिटी, और वो जानबूझ के हमारे डीन की टैच को नहीं तोड़ा है। जिसको सुन के लीन दांत पीसते बोलते, तू साली। डीन आगे फिर से पूछता है, यंग मैन इतने नर्वस मत हो, तुम सिर्फ अपने नाम बताओ। जो सुनने के बाद हमारे एम्पर थोड़ा सा शॉक होके बोलता है, वेल मेरा नाम है एम्परर। डीन आगे एम्परर से बोलता है, एम्परर तुम इतना डरो मत, हमारे डीन का टैचू बहुत लंबे समय तक यही पर ही था, इसलिए वो टूट गया, इससे तुम्हारे कोई गलती नहीं है। तो सुनने के बाद हमारे एम्परर भी मनी मन सोचता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा है, इतनी आसानी से मुझे जाने दे रहा है। डीन की ये सब बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं लीन जो आगे आके बोलता है, डीन आपको कोई बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, मैं तो छोड़ो, इस जगह पर जितने भी लोग हैं वो सबने देखा है, इस लड़के की वजह से हमारे डीन की टैचू टूट गया है। और सुनने के बाद ही डीन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, ली कॉन्ग क्या तुम मुझसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हो। इतने बोल के ही अपनी फुल पावर को रिलीज करता है। इसकी वजह से हम देखते हैं लीन जो सीधा उस प्रेशर की वजह से घुटने पे आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डीन। फिर आगे डीन लीन की तरफ देख के गुस्से में बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ एम्परर का कुछ भी गलती नहीं है इस स्टैचू को तोड़ने के पीछे, इसीलिए तुम भी अपने दिमाग में ये बात को घुसा लो, क्या तुम समझ गए। जो सुन के वो घबराते हुए बोलते है, ठीक है गॉड मैं समझ गया। फिर डीन आगे हमारे एम्परर की तरह मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑलराइट तुम इन सब चीजों को अपने माइंड में मत लेना, I hope you don't to get mad or want to leave the academy because this। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर बोलता है, I won't take it personal, thank you for Dean your help। जो बात सुनने के बाद हमारा डीन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड प्रॉमिसिंग young man, this don't take it personal, you can go now and continue the test। फिर डीन उस मूर्ति के सामने आके मनी मन सोचता है, मिस्टर ली मैं नहीं जानता आप उस एम्परर को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पहली बार जब मिला था तब मैं आपकी मैनेजर कम सर्वेंट था, मैं आपकी ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस लड़के का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और पीछे से हमारे एम्परर डीन को देखते हुए मनी मन सोचता है, हाँ मैं समझ गया तुम्हारा एटीट्यूड इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया, इसका मतलब हमारे एम्परर को पता है यहाँ पर क्या हुआ है। और इस तरफ हम देखते हैं हमारा लीन बाबा जी जो गुस्से में दांत पीसते बोलते, डैम इट, ये साला इतनी आसानी से कैसे बच गया, तू बस थोड़ी देर रुक जा, अभी माइंड टेस्ट होगा ना वहाँ पर मैं तुझे देख लूंगा। फिर लीन सबको चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तुम्हारा माइंड टेस्ट शुरू होगा, मैं तुम सबको एक एक करके एक बुक का स्क्रिप्चर दूंगा, तुम उसको समझ के अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना, और उस बुक की कॉपी के हेल्प से जो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाएगा वही टेस्ट में पास होगा। फिर क्या था, वो अपनी झोली में से बहुत सारे बुक की कॉपी को बाहर निकालता है और वो बुक की स्क्रिप्चर सबको देते हुए बोलता है, चलो तुम्हारा टेस्ट अभी से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं लीन जो एम्परर को देख के मनी मन सोचता है, हाँ मैं भी तो देखूं एम्परर मेरे होते हुए तू इस टेस्ट को कैसे पास करेगा, तुझे मैंने सबसे हार्ड और मुश्किल वाला स्क्रिप्चर ही दिया है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर के पास भी एक स्क्रिप्चर उड़ के आने लगता है, हमारे एम्परर के हाथों में उस स्क्रिप्चर को देख के यान भी शौक होके बोलता है, अरे ये तो बोन्स एंड स्टोन कॉपी बुक है ना, ये तो बहुत मुश्किल स्क्रिप्चर है। फिर यान आगे लीन को पूछती है, अरे तुम उतना हार्ड उसको क्यों दे रहे हो, वो तो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। तो बात सुनने के बाद लीन अपने ही एटीट्यूड में बोलता है, हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की, अब उसे समझ में आएगा किससे पंगा ले चुका है वो। जो बात बोलने के बाद वो दोनों ही हमारे एम्परर को देखने लगता है। हमारे यान तो चिंता में पूरी पागल हो चुकी है और वो तो मुस्कुरा रहा है इविल की तरह। हम देखते हैं हमारे एम्परर जो स्क्रिप्चर
स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद बोलता है अरे ये स्क्रिप्चर तो मैंने ही लिखा था। मतलब खुद ही का स्क्रिप्चर आ चुका है खुद ही के हाथों में और ये इतना मुश्किल है कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन हमारे एम्परर 1 सेकंड में ही कर देगा एंड में। फिर हम देखते हैं 3 सीनियर को जो इस टेस्ट को देखने के लिए आया है। जो कंधे में गदा ले रखा है उसका नाम है हॉनसेन, और बीच में जो खड़ा हुआ है हैंडसम सा लड़का उसका नाम है हॉर्नबिन। सामने जो लड़की खड़ी हुई है उसका नाम है यान लॉन्ग। फिर हॉर्नबिन बोलता है देखो ना डीन भी यहाँ पर आ चुका है, लगता है कोई रियल का जीनियस आया है टेस्ट देने के लिए। जो सुनने के बाद यान लॉन्ग बोलती है मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन है टैलेंटेड गाय, लेकिन मैं एक बात बता सकती हूँ वो बहुत अनलकी होगा। फिर उन सबकी नजर पड़ता है हमारे एम्परर के ऊपर जो स्क्रिप्चर को पढ़ रहा है, और डीन भी एम्परर को देख के मन ही मन सोचता है हाँ मैं भी तो देखूं डीन इतना फेवर क्यों कर रहा है इस लड़के के ऊपर, क्या स्पेशल है इस लड़के के अंदर। फिर एम्परर एक फनी सा फेस बना के हाथ ऊपर करते हुए बोलता है वेल मुझे क्या दूसरा कॉपी बुक मिल सकता है, मैं इसे सॉल्व नहीं करना चाहता। जो सुनने के बाद ही डीन पूरी तरीके से शॉक हो चुका है, अबे ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है ये। मनी मन हमारे एम्पायर को गालियाते हुए बोलता है अरे तेरे लिए बहुत अच्छा है, तू इतनी आसानी से इस बुक को कैसे रिजेक्ट कर सकता है, ये तेरे लिए ही अच्छा है कि आउटसाइड काम, स्टे काम एवं कीप काम। एम्पायर की बातों को सुन के लीन गुस्से में बोलता है हाउ डेयर यू, तुम इस बुक को चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो बात सुन के एम्पायर फिर से एक फनी सा फेस बनाकर बोलता है अच्छा फाइन ठीक है, अगर तुम लोग मुझे दूसरा बुक नहीं दे सकते तो मैं इसी से ही काम चला लूंगा। तो सुनने के बाद हम देखते हैं लीन अपने फेस को इविल बनाकर मनी मन सोचता है हाँ एम्परर मैं तुम्हारी लूजर फेस को देखना चाहता हूँ, बहुत जल्दी ही डीन तुम्हारी उस लूजर फेस को देखेगा, फिर मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। इस तरफ डीन भी मनी मन सोचता है हाँ मुझे तो लगता है इस लड़के के अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं है, पता नहीं डीन मुझे इस लड़के को इतना टेक ओवर करने के लिए क्यों बोला। और इस तरफ हम देखते हैं हमारे यान जो अलग ही सोचती है, वो मनी मन सोचती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एम्परर इस स्क्रिप्चर को आसानी से समझ लेगा। अरे बाप रे बाप किसी को भी भरोसा नहीं है, लेकिन इस लड़की को पूरा भरोसा है कि हमारे एम्परर उस स्क्रिप्चर को आसानी से समझ लेगा। भी हम देखते बहुत सारे लोग उस स्क्रिप्चर को समझ के अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हमारे एम्परर जो अपने कानों में उंगली करते हुए बोलता है कितना बोरिंग लग रहा है यार। फिर आगे हम देखते हैं और भी लोग कर लेते हैं सक्सेसफुली, जिसको देख के हमारे एम्परर उबासी लेते हुए बोलता है हाँ कितना स्लो है यार, थोड़ा जल्दी करो। फिर से हम देखते हैं हमारे एम्परर जो चुपचाप खड़ा हुआ है स्क्रिप्चर के सामने, और स्क्रिप्चर भी मनी मन सोचता है कुछ तो कर ले, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इस तरफ हम देखते हैं लीन जो चिल्लाते हुए बोलता है और 15 मिनट है जल्दी से करो नहीं तो तुम सब लोग फेल हो जाओगे। हमारे एम्परर को देख के मनी मन सोचता है हाँ मुझे पता था ये बहुत जल्दी ही गिव अप कर लेगा, इसका बस के ही नहीं है उस स्क्रिप्चर को पढ़ने की। और इस तरफ डीन भी उम्मीद छोड़ चुका है। फिर वहाँ से जाते हुए मनी मन सोचता है डीन आप इस बार एक गलत आदमी को चूज कर लिया है। इस तरफ यान भी मनी मन सोचता है अरे एम्परर कुछ क्यों नहीं कर रहा है, क्या ये गिव अप कर चुका है, क्या वो मेरा फीलिंग्स गलत था। अभी लीन चिल्लाते हुए बोलता है और 5 सेकंड बचा हुआ है, 5 4 3 2 बोलने के साथ ही हमारे एम्परर अपनी आंखें खोलता है। ऐसे ही लीन 1 बोलता है तभी हमारे एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है अभी मेरा टर्न आ चुका है। फिर क्या था हम देखते हमारे एम्परर की बॉडी से बहुत भयंकर लेवल की एनर्जी निकल रहा है। दूसरे लोगों के हाथों में जितने भी स्क्रिप्चर थे जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उन सब के ऊपर से भी एनर्जी निकल के सीधा हमारे एम्परर की स्क्रिप्चर के अंदर जाने लगता है। पब्लिक भी शौक होके बोलता है यार हो क्या रहा है, हमारे स्क्रिप्चर का लाइन उसके स्क्रिप्चर के अंदर कैसे जा रहा है। ये नजारा को देखने के बाद हम देखते हैं डीन वो तीनों सीनियर और यान और स्पेशल करके हमारा लीन तो इतना ही शौक हो चुका है कि इसकी गोटे आंखों से बाहर निकल रहा है, और लीन मनी मन सोचता है क्या ये सच में सक्सेसफुल हो गया। हम देखते हैं एक आइकॉनिक सीन जो हमारे एम्परर स्क्रिप्चर के अंदर एनर्जी को भेज रहा है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीन जो मनी मन सोचता है हाउ दिस पॉसिबल, बोन स्टोन कॉपी बुक ऐसे कैसे कोई समझ सकता है। इस तरफ यान भी मनी मन सोचती है सच में एम्परर लास्ट सेकंड में ही अपना टैलेंट दिखा दिया, मैंने उनको बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। और इस तरफ हम देखते हैं डीन की शक्ल जो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह चुका है, वो मनी मन सोचता है
कोई शक नहीं है, डीन ने सही आदमी को चूज किया, मैं ही गलत था। फिर डीन उस स्टैचू के सामने जाके झुक के माफी मांगते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दिए मिस्टर ली। देखते हैं हमारे एम्परर जो उस स्क्रिप्चर को अभी तक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उस स्क्रिप्चर के अंदर से बहुत सारे लाइन निकल के हमारे एम्परर के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसको देख के हमारे एम्परर मन ही मन सोचता है ये स्क्रिप्चर मेरे माइंड में और भी अच्छे से प्रिंट हो रहा है। फिर वो प्रोसेस हो जाने के बाद एम्परर की शरीर से एक भयंकर एनर्जी का बीम निकलता है, जिसकी वजह से वो जितने भी स्क्रिप्चर थे वो सब दूर जाने लगता है। फिर ऑडियंस में दो लोग अपनी आंखों को मलते हुए बोलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो सारे स्क्रिप्चर जो हमारे पास थे वो ऐसे कैसे बिखर रहा है, और जितने भी स्क्रिप्चर हमारे एम्परर के पास था मानो सूखे हुए पत्ते की तरह आसमान से गिर रहा है, और उन सब के बीच में हमारा एम्परर खड़ा हुआ है। सच में कितना कूल लग रहा है इतने बड़े कांड करने के बाद। कैमरा एंगल थोड़ा सा जूम होता है हमारे एम्परर की फेस की तरफ, जहाँ पर वो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते हुए बोलता है थैंक यू। उस स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद हमारे एम्परर को कुछ ना कुछ तो मिला, इसलिए मन ही मन सोचता है, बिफोर मी एरा द सोल्जर लाइन अप टू फाइट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तीनों सीनियर जो आपस में बात करते हुए बोलता है, क्या हुआ, वो ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। तो सुन के वो लड़की बोलती है, दे आर सेम लाइक 9 क्रिएटर्स बट आई कैन सी देम क्लियरिटी। हमारे एम्परर को देखने के बाद डीन मनी मन घबराते हुए सोचता है, दिस वर्ल्ड आर सो प्रोफाउंड दिस आई कैन अंडरस्टैंड देन ऑल। एम्परर बी ए बिग फिगर आई कैन ऑफेंड हिम। हम देखते हैं हमारे एम्परर जिसके हाथ में बिफोर लिखा हुआ है, उसको देख के मनी मन सोचता है, द पावर ऑफ वर्ड बिफोर। और इसीलिए अच्छा हुआ ये सारे स्क्रिप्चर की लाइन मेरे माइंड में जाने के बाद मेरा आधा पावर रिकवर हो चुका है। सच में ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं लीन पीछे से एम्परर को चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों की स्क्रिप्चर बुक को उनकी परमिशन के बिना यूज करने की। जो बात सुनने के बाद हमारा एम्परर फनी तरीके से मनी मन सोचता है, हाँ ये तो सही बोल रहा है, मैं फोर्सफुली सबका स्क्रिप्चर बुक लेके यूज कर लिया हूँ। अभी साइड में से यान अपने एम्परर को डिफेंड करते हुए बोलती है, लिन कॉन्ग एम्परर डोंट डू इट ऑन पर्पस। जो सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए बोलता है, ही डू इट ऑन पर्पस या नॉट हिज फैक्ट। फिर लिन डीन के सामने आके बोलता है, डीन आपको अच्छे से तहकीकात करना चाहिए, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमारे एकेडमी के अंदर कोई मुसीबत आ जाए। लिन आगे गला फाड़ के चिल्लाते हुए बोलता है, फ्यूचर में मुझे डर है, हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ प्लीज आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जो बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं डीन जो लिन के गालों के ऊपर जोर का एक तमाचा जड़ देता है, और वो तमाचा इतना जोर से मारा कि लिन हवा में ही गुलाटी मारते हुए दूर जाके गिरता है। साइड में से कुछ बंदे बोलने लगते हैं, लिन इज स्लैपिंग अगेन, व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर डीन लिन को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, यू आर टेलिंग मी व्हाट टू डू, अभी तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं लिन जमीन में पड़ा हुआ है कुत्तों की तरह, फिर आगे गालों में हाथ रख के रोते हुए बोलता है, डीन आपने मुझे सच में इतनी जोर से मारा। जो बात सुनने के बाद ही डीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में बोलता है सेट अप। और मनी मन सोचता है, मैं जो एम्परर को टेस्ट कर रहा था इस बात को मुझे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे तकदीर में बहुत दुख लिखा हुआ है। डीन मनी मन ये बात सोच ही पाया था कि तभी आसमान से एक टोकन आके उसके हाथ में रुकता है। इस टोकन को देखने के बाद डीन मनी मन सोचता है, ये तो फास्ट डीन का मैसेज है, मैं तो बस एक सर्वेंट हूँ, मैं तो उनको ऑफेंड करने के सोच भी नहीं सकता, फिर आज दो बार क्यों मैसेज मिला मुझे। अभी हम देखते हैं उस टोकन में से हल्की सी एनर्जी निकल के डीन के सर के अंदर ही चला जाता है, जिसको देख के डीन मनी मन सोचता है, क्या ये एम्परर के बारे में है। फिर हम देखते हैं डीन जो अलग ही एक पेस में आ चुका है, और कोई आवाज उसको बोलता है, यू डेयर टू सिंसियरली टेस्ट एम्परर अगेन यू डाई। अगर तुमने फिर से एम्परर को टेस्ट करने की कोशिश की तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। तो बात सुनने के बाद ही डीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और घबराते ही मनी मन सोचता है, व्हाट दिस डीन नो आई यूज लिनकॉन्ग टू टेस्ट एम्परर। बैक टू रियलिटी हम देखते हमारे एम्परर डीन के पीछे खड़ा होके मनी मन सोचता है, छह ऑलवेज इट्स
माई फॉल्ट, ये मेरी ही गलती है कि मैं दूसरों की स्क्रिप्चर बुक को यूज कर लिया। अभी हम देखते हैं हमारा डीन अचानक से अपनी आंखों को खोल के हमारे एम्पायर को घूरने लगता है, जिसको देख के हमारा एम्पायर बोलता है मिस्टर डीन क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं। फिर आगे एम्पायर डीन से बोलता है कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर द कॉपी बुक, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जो बात सुनने के बाद ही डीन हमारे एम्पायर की हाथ को पकड़ के स्ट्रेंज हरकत करते हुए बोलता है डोंट बी सॉरी गुड बॉय, यू डोंट डू इट ऑन पर्पस। स्क्रिप्चर को तुमने दिल और दिमाग में उतर लिया है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है। वाह लक टू हैव यू इन द एकेडमी, व्हाई आई ब्लेम यू। और अभी तक डीन हमारे एम्पायर की हाथ को पकड़ा हुआ है। डीन को ऐसी अजीब हरकत करते हुए देख के जितने भी डिसाइपल है ओपन द माउथ एंड टच द अर्थ। डिसाइपल ही नहीं, हम देखते तीनों सीनियर जो शौक के मारे उनकी भी मुंह डब्बे की तरह खुला रह चुका है डीन की ऐसी हरकतों को देख के। इस तरफ हम देखते हैं और एक फनी सीन हमारे एम्पायर की, वो भी शौक के मारे और कंफ्यूज से पूरी टैचू हो चुका है। फिर मनी मन सोचता है व्हाई ही सी होल्डिंग माय हैंड्स, अरे कोई तो मुझे बताओ ये मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ क्यों है। इस तरफ हम देखते हैं लीन, छी मारा क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। वो अपने नाक से पानी और आंखों से टासू बहाते हुए बोलता है इनकी आंखों से आंसू नहीं टासू बह रहा है। टासू बहते हुए बोलता है व्हाई डीन आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अपनी लाइफ को खो चुका हूँ। हाय मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है। हैव आई लॉस्ट माई लव, माई हार्ट इज सो हॉट। अभी तक डीन हमारे एम्पायर की हाथ को पकड़ा हुआ है, जिसको देख के हमारा एम्पायर फाइनली बोलता है डीन यू कैन लेट मी गो नाउ, मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ। और साइड में से डिसाइपल लोग सोचने लगते हैं आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि डीन इतनी ओल्ड एज में ऐसे ऐसे हरकत कर सकता है। फिर डीन थोड़ा सा शर्मिंदा होके हमारे एम्पायर की हाथ को छोड़ के आगे बोलता है वेल एम्पायर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कॉपी बुक, और तुम माइंड टेस्ट में फर्स्ट आए हो इसलिए तुम खुद ही चूज कर लो कि तुम कौन से क्लास में पढ़ना चाहते हो। इतना बोल के ही डीन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम खुद का देख लेना, जिसको सुन के एम्पायर बोलता है टेक केयर मिस्टर डीन। फिर हम देखते हैं डीन को ही जो वहाँ से जा रहा है और सीरियस फेस बना के मनी मन सोचता है मैंने एम्पायर को टेस्ट किया और डीन ने मुझे धमकी दे दिया, अगर मैंने उसे टेस्ट किया तो मुझे मार देगा। असल में एम्पायर आया कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अभी हम देखते हैं हमारे यान जो एम्पायर की तरफ आते हुए बोलता है एम्पायर, वो हमारे एम्पायर की तरफ आ ही पाता तभी हम देखते हैं उसके सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है हानबिन। फिर हानबिन हमारे एम्पायर को आगे बोलता है हाय मेरा नाम है हानबिन और मैं हूँ फॉर्मेशन क्लास का डिसाइपल, क्या तुम मेरे क्लास में ज्वाइन होना चाहोगे, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है द फॉर्मेशन क्लास इज बोरिंग। ये बात कहने वाला और कहीं नहीं, वही हट्टा कट्टा मुस्कंडा जिसका नाम है हाउसन। फिर हाउसन आगे बोलता है एम्परर मेरा नाम है हाउसन और मैं हूँ फाइटिंग क्लास का जीनियस, क्या तुम मेरे फाइटिंग क्लास में ज्वाइन होना चाहोगे। एक सच्चा मर्द ही रियल स्ट्रेंथ और पावर के ऊपर ध्यान देता है। अभी पीछे से कोई बोलती है एम्परर और हम देखते हैं वही लड़की जिसका नाम है याओ लांग। फिर याओ लांग आगे बोलती है मेरा नाम है याओ लांग और मैं हूँ एलेक्सर क्लास का स्टूडेंट, अगर तुम मेरे क्लास में ज्वाइन हो जाते हो तो मैं तुम्हें पर्सनल ही टीच करूंगी। होप यू कैन ज्वाइन माई क्लास, आई कैन टीच यू पर्सनली। फिर हमारे एम्पायर की तरफ आगे बढ़ के उसके सीने के ऊपर हाथ रख के उसको सेड्यूस करते हुए बोलती है 1 and 1 तुम और मैं अकेले। ये सब नजारा को देख के हम देखते हमारे यान, अरे बाप रे बाप, उसका दिल ही टूट गया। वो मनी मन सोचता है छह मैं ज्यादा ही सोच रही थी, वो जीनियस है, वो क्यों हमारे रिफाइन क्लास को ज्वाइन करेगा। फिर हमारे एम्परर तीनों सीनियर को ग्रीट करते हुए बोलता है थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं किस क्लास को ज्वाइन करूंगा। अभी कैमरा एंगल हमारे एम्पायर की तरफ जूम होता है और वो बोलता है मैं चूज करूंगा। उसी के साथ ही हम देखते हैं तीनों सीनियर की फेस भी दिखाया जाता है और वो लोग भी मनी मन सोचता है ये तो मुझे ही चूज करेगा।
फिर हमारा एम्परर उन तीनों की आरमानों में पानी फेरते हुए बोलता है, मैं ज्वाइन करता हूँ यानचाओ की रिफाइंड क्लास। ये बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं तीनों सीनियर के साथ यान भी शॉक हो चुका है। तीनों सीनियर सोचता है क्या, और यान सोचता है क्या मुझे? अरे मेरी बहन, वो तुझे नहीं चूज करेगा, तेरी रिफाइंड क्लास को चूज कर रहा है वो। फिर तुम लोग थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर बाद ही यान तो अलग ही ख्यालों में चला जाता है। फिर हम देखते हैं दो सीनियरों को जो हमारे लिन को समझा रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, रिफाइंड क्लास क्या करेगा, कोई ताकत नहीं है, भी फिलाना ढिमकाना, इसकी मारो इसको, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम देखते हैं एक लड़की की सुंदर सी बोटी। वाओ, क्या लग रहा है यार सीन। लड़की बोलती है, एम्परर, कितने प्यार से बोल रहा है यार। हम देखते हैं वो सीनियर जो अपनी बॉडी को यूज करके हमारे एम्पर को सेड्यूस करते हुए बोलती है, आई एम सो सैड, क्या यान मुझसे भी बेटर है? देखो मुझे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यान से खूबसूरत नहीं हूँ? फिर आगे अपनी हुस्न की जलवा दिखाते हुए बोलती है, कम एंड ज्वाइन मी, क्या सोचते हो तुम? ये सब हरकतों को देखने के बाद हमारे एम्पर तो कुछ भी नहीं कहता, खामोश खड़ा रह जाता है, जिसको देख के सीनियर बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हो जाता है और मनी मन सोचता है, क्या ये हार्टलेस है, इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? फिर एम्परर उस सीनियर को सामने से हटा के जाते हुए बोलता है, मेरे पास एक रीजन है, इसलिए मैं रिफाइंड क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर एम्परर यान के सामने आके उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, चैन, ओ सॉरी, मैं आपको मेंटर करके बुलाऊंगा। फिर एम्परर आगे बोलता है, मेंटर प्लीज आप अपना क्लास दिखाइए मुझे। देखते हैं यान को जो शौक की वजह से अभी तक टैचू होके खड़ी हुई है। साइड में लिखा हुआ है, टू सरप्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यान को ऐसे टैचू की तरह खड़ा होते हुए देख के एम्परर उसको पिंच करते हुए बोलता है, मेंटर। जो सुनने के बाद फाइनली यान की होश आती है, वो बोलती है, ऑफकोर्स वेलकम टू माय क्लास, फॉलो मी। जो सुनने के बाद एम्परर बोलता है, थैंक यू मेंटर। इस तरफ यान मनी मन सोचती है, एम्परर इतना टैलेंटेड है, वो मेरे ही रिफाइंड क्लास को चूज क्यों किया? फिर आगे सोचती है, ऐसा तो नहीं बिकॉज फॉर मी, या वो सच में मेरी वजह से रिफाइंड क्लास को ज्वाइन कर रहा है? तो सोचने के साथ ही हम देखते हैं शर्म के मारे उसकी पूरी चेहरा ही लाल हो चुका है। पता नहीं राइटर तेरी माँ का कहाँ से पीच ब्लॉसम की पत्ती उड़ रहा है। फिर आगे अपनी मुंह को छुपाते हुए सोचता है, ओ नो कम ऑन, मैं ये क्या सोच रहे हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद का रीजन है जिसकी वजह से रिफाइंड क्लास में ज्वाइन हुआ है। इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है, रिफाइंड क्लास में जाने की मेरी एक वजह है, फाइटिंग क्लास एंड अदर क्लासेस मोस्ट हैव बुक ऑन कल्टीवेशन वर्ल्ड, लेकिन मुझे रिफाइंड वेपन का बुक चाहिए और उसके साथ ही फिल्म बीस्ट रूइन जितनी भी है वो सब बुक मुझे पढ़ना होगा, और ये सब मुझे रिफाइंड क्लास में ही मिल सकता है। फिर हम देखते हैं यान आगे आगे जा रहा है, उसके पीछे एम्परर। यान मन में सोचती है, क्या सच में वो मेरे लिए ही आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ? इस तरफ हमारे एम्परर मनी मन सोचता है, मैं रिफाइंड क्लास को ज्वाइन करने के बाद मैं बिफोर को कैसे रिकवर कर सकता हूँ, इसके बारे में ध्यान दूंगा। तो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख के सीनियर गर्ल पीछे से हाथ हिलाते हुए एम्परर से बोलती है, एम्परर होप यू रिग्रेट एंड वांट टू चेंज द क्लास, कम टू मी, यू वेलकम एनी टाइम। अगर तुम्हें रिग्रेट हुआ, अगर तुम अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही दरवाजा खुला रखूंगा। फिर वो हैंडसम सा लड़का पीछे मुड़ के बोलता है, मुझे और इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर रुकने की, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के वो बंदा बोलता है, ठीक है। हम देखते हो हट्टा कट्टा मुस्कुरा रहा जो फुकट में ही हमारे लिन के ऊपर भड़कते हुए बोलता है, लिन कॉन्ग, अगर तुम उसको टारगेट नहीं किया होते तो अब तक वो मेरे क्लास में ज्वाइन हो चुका होता। मतलब कुछ भी, किसका गुस्सा किसके ऊपर निकल रहा है। और इतना बोलने के बाद ही वो भी वहाँ से सही करके चला जाता है। जाते हुए बोलता है, मैं ये बात सब टीचर को रिपोर्ट करूंगा। हाँ, मुझे याद आया, लीन और वो लड़का दोनों ही फाइटिंग क्लास में पढ़ता है। फिर हमारे एम्परर को देख के अपनी शरीर में से किलिंग इंटेंट को निकालते हुए मनी मन सोचता है, 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद कंपटीशन होगा इस एकेडमी के अंदर, तब मैं देखता हूँ कौन जीनियस है और कौन लूजर, मैं तुझे बीट करके ही रहूंगा। उसकी किलिंग इंटेंट को महसूस करके हमारे एम्परर मनी मन सोचता है, मुझे थोड़ा सा डर क्यों फील हो रहा है यार। और वो लीन अभी तक गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, एम्परर तू जस्ट वेट कर। तो
तो इस एपिसोड की शुरुआत में यान हमारे एम्पायर को एक घर को दिखाते हुए बताती है दिस इज द रिफाइन वर्कशॉप, और इस वर्कशॉप के अंदर ही हम लोग वेपन को फोर्स करके रिफाइन करते हैं। फिर साइड में और एक कमरे को दिखाते हुए बताती है दिस इज द मेटल स्टोर हाउस। स्टोर के अंदर तुम्हें हर तरीके की बीस्ट की मटेरियल्स मिल जाएंगे। उस मटेरियल को यूज करने के लिए तुम्हें मास्टर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे और एक घर को दिखाते हुए बताती है ये है बुक स्टोर। यहाँ पर तुम्हें रिफाइन के रिलेटेड कौन सा भी बुक मिल जाएगा। हम लोग तो उतने भी अच्छे नहीं है फाइट में, लेकिन हम लोग वेपन बहुत अच्छे से रिफाइन करके उसको फोर्स करते हैं। तो बताओ तुम्हें हमारा ये क्लास कैसा लगा। जो सुन के एम्पायर बोलता है हाँ गुड, अच्छा है। फिर हमारे एम्पायर को एक घर के सामने लाके बोलती है एम्पायर इसका नाम है पर्सिटियाइस। हमारे एम्पायर उस घर के नाम को देखते हुए मनी मन सोचता है पर्सिटियाइस टेल्स एंड बिकम्स। देख के ऐसा लगता है सावान वो बात भूला नहीं है जो मैंने उसे बताया था। दरवाजे को खोलते हुए आगे यान बोलती है कम ऑन आई टेक यू मीट योर क्लासमेट्स। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर हम देखते हैं बहुत सारे डिसाइपल एक आदमी के सामने खड़ा हो गया है और पूरा घर सन्नाटा चुपचाप पूरा क्वाइट। वो दोनों आने की वजह से थोड़ी सी आवाज हो गई थी, इसीलिए पीछे से एक डिसाइपल मुंह में उंगली रख के बोलता है इश मेंटर कीप योर वॉइस डाउन सीनियर्स गोइंग टू मेक इट सून। जो सुनने के बाद मेंटर आगे बोलती है साउली ट्राइंग टू मेकिंग ए मैजिक वेपन अगेन। और ये बात सुनने के बाद हमारे एम्पायर मन ही मन सोचता है ओह देख के ऐसा लगता है कोई मैजिक वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। एक ऑर्डिनरी वेपन और एक मैचिंग वेपन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऑर्डिनरी वेपन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एक मैजिक वेपन को बनाने के लिए बहुत सारे नॉलेज के साथ ही अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं साउली जो उस मैजिक वेपन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। देख के ही लगता है उसका हालत बहुत खराब है। साउली उन डिसाइपल को आगे बताता है मैंने लेवल 2 का आइस फॉर्मेशन बनाया है। मैं इस आइस फॉर्मेशन के साथ इस शॉट को फ्यूज करूंगा, उसके साथ ही बन जाएगा एक मैजिक वेपन। सुनने के बाद ही हम देखते हैं डिसाइपल लोग बहुत ज्यादा एक्साइट होके बोलते हैं हाँ हाँ आप कर सकते हैं सीनियर। लग रही है सीनियर लास्ट टाइम भी आपने ट्राई किया था लेकिन कुत्ते की तरह फेल हो चुके थे, लेकिन इस बार आप जरूर सफल होंगे, हम आपके साथ है। फिर आगे हम देखते हैं साउली उस शॉट और उस फॉर्मेशन को एक साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। आगे दो डिसाइपल बात करने लगता है। पहला डिसाइपल बोलता है ही डेफिनेटली मेक इट दिस टाइम। जो सुन के और एक डिसाइपल बोलता है हाँ इस बार तो मिराकल होके ही रहेगा। इन दोनों की बातों को सुन के एम्पायर पीछे से बोलता है हाँ मुझे डर है कि इस बार भी वो फेल हो जाएगा। जो बात सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों ऐसे हमारे एम्पायर को देखता है मानो कि कितने जन्म के दुश्मन हो। मानो ऐसा लग रहा है हमारे एम्पायर को ढूंढ रहा है कितने सालों से जान से मारने के लिए। फिर वो दोनों आगे भड़कते हुए हमारे एम्पायर से बोलता है हे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। कौन है यार, तुझे तो मैंने पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं। सीनियर साउ के बारे में तू ऐसा बात कर रहा है, तेरा प्लान क्या है। हाँ इस तरफ एम्पायर भी लाइक, लेकिन मैंने तो सच बोला। हर जमाने में ही सच की कोई जगह नहीं है, सच हमेशा कड़वा होता है एम्पायर। फिर आगे हम देखते हो शॉर्ट और फॉर्मेशन, जहाँ पर हम देखते हो शॉर्ट क्रैक होने लगता है और उस शॉर्ट के ऊपर क्रैक को देख के हमारे एम्पायर को छोड़ के जितने भी डिसाइपल है साथ में यान भी बहुत सारे शॉक और हैरान परेशान हो चुके हैं। फिर आगे हम देखते हैं शॉर्ट और फॉर्मेशन दोनों ही एक ही साथ में टूट के बिखरने लगता है। दोनों ही टूट गया है। इसको देखने के बाद साउली और डिसाइपल ही दोनों ही पैनिक करने लगता है और बहुत सारे डिसाइपल तो रोने भी लगता है। हाउ दिस पॉसिबल, ये फिर से टूट गया, कितना हार्ड है ये। हम देखते हैं साउली को जो पूरे सदमे में, वो बोलता है क्या फिर से मैं फेल हो गया। मैंने इसको बहुत ही केयरफुली बना रहा था लेकिन मैं गलत कहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ। इस तरफ यान भी उन डिसाइपल को देख के मन ही मन सोचती है थोड़ी देर पहले ये सब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अभी ज्यादातर डिसाइपल ही डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन सब की फ्यूचर में लौरा लग जाएगा। सॉरी फॉर डर्टी शब्द यूज करने के लिए। हमारे एम्पायर मेंटर को इतने परेशान देख के आगे बोलता है मेंटर आई थिंक ये सब कह ही पाया था। तभी थाउली चिल्ला के बोलता है मैं समझ गया कहाँ पर गलती हुआ है।
फिर आगे और भी गुस्से में बोलता है मैं फाइनली समझ गया कहाँ पर गलती हुआ है मेरी। फिर हमारे एम्पायर की तरफ उंगली करके बोलता है तुम ही हो रीजन हो जिसकी वजह से मैं फेल हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद ही एम्पायर भी शॉक हो चुका है। पहले तो मैं भी शॉक हो चुका, तो क्या बोल रहा है ये, सटिया गया है क्या। एम्पायर भी लाइक साले गलती तूने किया है और ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा है तू, मतलब पहले गलती करो और उस गलती को ना मान के दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, सिंपल इज फक। फिर साउली आगे चिल्लाते हुए बताता है हाँ तुम्हारी वजह से तुम इस घर के अंदर आए और जोर जोर से बात करने लगे, इसीलिए मैं सही से ध्यान नहीं लगा पाया, फिर क्या था और एक बार मैं फेल हो चुका हूँ। साउली की ये सब बातों को सुनने के बाद ही हम देखते डिसाइपल लोग भी बोलने लगते हैं हाँ सही बात है, इसी की ही गलती है, अगर ये इस घर में नहीं आता तो साउली फिर से फेल नहीं होता। ये सब सीन को देख के हमारे यान आगे आके सबको शांत करते हुए बताती है फॉलोअर्स ऐसा मत बोलो, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। इस तरफ हमारे एम्पायर बताता है तुम लोग अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। आगे हमारे एम्पायर ऑरा को निकाल के गुस्से में बोलता है व्हाई डोंट यू ब्लेम द सन ऑफ योर फेलियर इनसाइड। जो बात सुनने के बाद ही साउली गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो, कौन हो जो यहाँ पर आके हम सबके सामने ज्ञान की बात पेल रहे हो, हर कोई जानता है यहाँ पर वेपन रिफाइन होता है और तुम यहाँ पर आके नॉइस कर रहे थे। फिर एम्पायर आगे आके बोलता है हाँ तुम सही बात बोल रहे हो, शांत सी जगह चाहिए अपनी माइंड को शांत करने के लिए, लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो, सक्सेस और फेलियर दोनों ही साथ चलते हैं। कि मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत सारे लेजेंडरी वेपन बहुत नॉइस के बीच ही बना है। 100,000 ईयर्स बोले तो 100,000 साल पहले एक लेजेंडरी वेपन ड्रैगन ब्लेड द ओशन सी मॉन्स्टर ऑफ ऑल किंग, तो लेजेंडरी वेपन ओशन में ही बहुत सारे नॉइस के बीच ही बना था। फिर आता है 90,000 साल पहले लेजेंडरी वेपन फायर ब्लेड, ये वेपन बर्निंग मैग्मा के अंदर ही बना है बहुत सारे नॉइस के बीच ही। और एक वेपन 80,000 साल पहले लेजेंडरी वेपन थंडर ब्लेड, उस वेपन को बनाया गया था थंडर लाइट के साथ। इस वेपन को देखने के बाद मुझे ब्लेड कम और स्पीयर ज्यादा लग रहा है। फिर हमारे एम्पायर आगे बोलता है तो बताओ मैंने जितने भी वेपन का नाम लिया है वो सब डेंजर और नॉइसी प्लेस से ही बन के आया है। अगर तुम खुद से ही अपनी माइंड को काम नहीं कर सकते तो अपनी मैजिक वेपन को बनाने की ख्वाब भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे एम्पायर आगे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मैं अभी जो भी बात तुमसे कहा अगर थोड़ी सी भी इफेक्ट पड़ा है तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुम्हारे ऊपर लानत है। जो बात सुनने के बाद साउली कांपते हुए बोलता है लेकिन मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, हार्श इन्वायरमेंट में क्या मेरे माइंड को काम करना इजी होगा? अगर मैं ऐसे ही फेल होता रहा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जो सुनने के बाद हमारे एम्पायर बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है, अगर तुम अपनी माइंड को इनफ काम कर लेते हो तो पूरा दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी तुम्हारी रिफाइन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फिर बहुत सारे डिसाइपल हमारे एम्पायर की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है असल में तू है कौन, यहाँ पर आके वेपन के ऊपर इतना ज्ञान चोद रहा है। जो सुनने के बाद यान आगे आके बोलती है फॉलोअर्स ये है तुम्हारा न्यू क्लासमेट, इसका नाम है एम्पायर। और सुनने के बाद ही डिसाइपल लोग और भी गुस्से में बोलता है क्या एक न्यू कमन होके हमारे सामने ज्ञान चोद रहा है। तो सुनने के बाद यान थोड़ा सा परेशान होके बोलता है फॉलोअर्स प्लीज ये न्यू आया है, इसके साथ ऐसे बर्ताव मत करो। फिर हमारा एम्पायर भी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता है ऑल राइट मेंटर, मैं इन सबको दिखाऊंगा असली मैजिक वेपन कैसे रिफाइन किया जाता है। जो सुनने के बाद वो डिसाइपल फिर से बोलने लगते हैं अरे तुम अभी यहाँ पर आए हो और तुम बोल रहे हो एक मैजिक वेपन को रिफाइन करोगे, छोड़ो तुम्हारी बस की बात नहीं है ये। डिसाइपल की बात को इग्नोर मारते हुए साउली बोलता है ठीक है अगर तुम बनाना नहीं चाहते हो तो बनाओ। और इस तरफ हमारे यान एम्पायर को देख के मनीमन सोचती है क्या ये सच में मैजिक वेपन को रिफाइन कर सकता है। मुझे पता है ये बहुत पावरफुल है फाइट के मामले में, लेकिन मैजिक वेपन को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे ढाक और घंटे को लेके आया जाता है। फिर आगे साउली हमारे एम्पायर को बोलता है चलो स्टार्ट करो अपनी रिफाइन को, अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर आके नौटंकी करने की सजा क्या है। फिर एम्पायर आगे उस सबको घंटा और ढाक को दिखाते हुए बोलता है चलो ठीक है तुम लोग यहाँ पर इनको पीले करना चालू कर दो, तुम सबको
दिखाऊंगा नॉइस के बीच में भी मैजिक वेपन को रिफाइन किया जा सकता है। जो बात सुनने के बाद ही हम देखते बहुत सारे डिसाइपल गुस्से में डंडा बंडा लेके ढाक पीटने के लिए रेडी हो चुका है। गुस्से में बोलता है फॉलोअर्स चलो पहले करो, हम भी तो देखे वो कैसे इतनी नॉइस के बीच में रिफाइन करता है। फिर हम देखते कोई ढंग ढंग करके घंटा पीट रहा है। बहुत सारे लोग डंडा बंडा लेके डूम डूम करके ढोल पीट रहा है। बहुत सारे डिसाइपल गुस्से में कासर भी बचने लगता है और मनीमन सोचता है एक न्यू बॉय की हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लास में आके हम लोगों को हिमुलेट करने की। फिर हम देखते हैं यान जो अपने कान को पकड़ते हुए मनीमन सोचते ये तो बहुत ज्यादा नॉइस है। इतने सारे नॉइस के बीच में अपनी माइंड को काम रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हमारे एम्परर जो उस टूटे हुए शॉट को रिफाइन करते हुए बोलता है तुम लोगों ने कहा था मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूँ इतनी नॉइस के बीच में कैसे रिफाइन किया जाता है। फिर हमारे एम्परर आगे इंग्लिश में बोलता है देन आई एम गोइंग टू द रिफाइन वेपन इन ए नॉइस एनवायरनमेंट। फिर आगे अपनी हाथों में से कुछ एनर्जी को निकाल के बोलता है ब्रोकन शॉट कंडेंस। फिर हम देखते हैं साउली और दो डिसाइपल के शकल जो भाका बाका रह चुका है। वो लोग बोलने लगते हैं क्या ये सच में सक्सेस हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो इस शॉट को अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से फ्यूज कर चुका है। चंद सेकंड में ही एक मैजिक वेपन रेडी हो गया और साउली सालों से फेल हो रहा है। और जो लोग ढाक ढोल घंटा कासर पीट रहे थे उनकी शकल तो और भी मजेदार है। तो सब लोग हैरान परेशान, कोई गोटे मुंह में, किसी की नाक से नदियां बह रहे हैं। इस तरफ यान भी मनीमन शौक होकर सोचती है ये लेवल 1 मैजिक वेपन कैन हेल्प द यूज बिकॉज ए लेवल 2 कल्टिवेटर। मैं कभी भी सोची नहीं थी इतनी नॉइस एनवायरनमेंट में भी कोई इतने इजीली मैजिक वेपन को रिफाइन कर देगा। फिर हम देखते हैं साउली की हालत जो कासर लेके खड़ा हुआ है और मनीमन सोचता है छह मैं तो टूट गया, मेरे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बिलीव नहीं हो रहा है इतनी शोर के होते हुए भी वो मैजिक वेपन को रिफाइन कर दिया और मैं एक छोटी सी बात को लेके इतने बखेड़ा खड़ा कर रहा था। फिर हमारे एम्परर साउली की तरफ उस शॉट को बढ़ाते हुए बोलता है साउली क्या अब तुम कन्विंस हो चुके हो। बात सुनने के बाद ही हम देखते हैं साउली सीधा घुटने पे आके सलामी ठोकते हुए बोलता है हाँ यस मैं कन्विंस हो चुका हूँ, सच में इतनी सारी नॉइस के बीच में भी रिफाइन किया जा सकता है, अपने माइंड को सिर्फ काम रखना चाहिए। तो सुन के एम्परर बोलता है चलो अच्छी बात है तुम समझ गए। तो चलो वो लोग तो समझ गए, मुझे भी आगे के चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी वक्त चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।